नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार के द्वारा रिफॉर्म लाए गए हैं डिफेंस सेक्टर और सिविल एविएशन सेक्टर में। आपको पता है कि हमारे देश का करीब 10% जो बजट है वो जाता है डिफेंस सेक्टर के ऊपर। तो आखिरकार क्या रीज़न है कि अभी तक हमने जो इंडिजीनियस है, मतलब कि भारतीयकरण अभी तक नहीं कर पाए हैं अपने डिफेंस सेक्टर का। जितना भी प्रोडक्शन होता है वो हम ज़्यादातर बाहर से मंगाते हैं। यहाँ पर इवन जो सिविल एविएशन है, जो फ्लाइट उड़ाने की जाती हैं, अभी भी जो पूरा पोटेंशियल है हमारे देश के अंदर उसको यूटिलाइज़ नहीं किया गया है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार कई सारे रिफॉर्म लाई है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। यहाँ पर अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत जितना भी एक्सपेंडिचर करता है डिफेंस के ऊपर, उसमें से जो 3 फोर्सेज हैं हमारी, दैट इज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो कितना प्रतिशत हिस्सा जो है एक्सपेंडिचर वो आर्मी पर जाता है, कितना एयरफोर्स पर जाता है और कितना नेवी पर जाता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे मैं इसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। यहां पर सबसे पहले हम आंकड़ों पर आते हैं। आपको पता है कि एक रिपोर्ट जारी की जाती है सिप्री के द्वारा, SIPRI, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंगली अगर आप देखिए तो भारत इस समय दूसरे नंबर पर है जो कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कराता है डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। और पहले इंडिया नंबर 1 पर हुआ करता था, लेकिन 2014 से 18 के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरे विश्व में जितने भी देशों के द्वारा इंपोर्ट कराए जाते हैं डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उसमें से करीब 10% हिस्सा इंडिया का आता है। सऊदी अरब का करीब 12% है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो जिस देश से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कराते हैं ये है रशिया। 58 जो परसेंट है वो हम रशिया से कराते हैं, 15% इजराइल से और US से 12%। लेकिन ये जो आंकड़ा है आपको ध्यान रखना है 2014 से 18 का है। रिसेंटली जिस तरह से हमने US के साथ डील स्टार्ट की है तो ऑब्वियस सी बात है जो US का हिस्सा है वो लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ रशिया के साथ भी हम डील कर रहे हैं, लेकिन इसका जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी गिर रही है। मैं यहां पर आपको 2020 और 21 का जो बजट आया था डिफेंस के ऊपर, आपको पता है जो ओवरऑल बजट था, एक्सपेंडिचर था 2020-21 के फिस्कल ईयर का, ये था करीब 30 लाख करोड़ रुपए। और 30 लाख करोड़ में से करीब इसका 10% हिस्सा आप देख सकते हैं 3,23,000 रुपए यहां पर डिफेंस बजट के ऊपर गया था। इसमें से अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें इस 3 लाख करोड़ में से, तो 2/3 हिस्सा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर जाता है। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं आपसे बोलता हूं, इसका मतलब है कि जो सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, जो हमारे फोर्सेज हैं उनके लिए ये जो खर्चा किया जाता है हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नए एयरक्राफ्ट खरीदने की, नए नए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, मतलब कि मॉडर्नाइजेशन किया जाता है चीज़ों का, तब हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो करीब 1/3 हिस्सा इसमें से हम खर्च करते हैं अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। तो यहां पर आपको पता होगा कि ज्यादातर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किया जाता है वो हम अपना जो डिफेंस के गुड्स हैं उसको इंपोर्ट कराने में लगाते हैं। मतलब कि जैसे आपने राफेल के बारे में सुना होगा, तो ये हम बाहर से मंगा रहे हैं जिसके ऊपर करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये हम बाहर से मंगाते हैं। तो क्यों ना एक प्रश्न उठता है ऐसा कि जितना भी खर्चा किया जाता, एक तो सबसे पहली बात क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंडिया जो एक डेवलपिंग देश है, यहां पर एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर ज्यादा खर्च करना चाहिए। अगर उस पे हम डिफेंस पे खर्च करते हैं ज्यादा, उसके बावजूद चलिए अगर हम डिफेंस पे खर्च भी कर रहे हैं तो क्यों ना वो हम अपने देश के अंदर ही खर्च करें, क्यों ना हमारे देश के अंदर ही रोजगार पैदा हो, इस पे ज्यादा फोकस किया जाए। काफी टाइम से इसके ऊपर बात चलती आ रही है, और इसी को देखते हुए सबसे पहला हम देखते हैं कि यहां पर सरकार ने क्या रिफॉर्म लाया है ताकि मेक इन इंडिया के थ्रू यहां पर अपने देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, सेल्फ रिलायंस बनाया जा सके। तो यहां पर सबसे पहले सरकार एक काम करने वाली है कि जितने भी हम डिफेंस के प्रोडक्ट बाहर से मंगाते हैं उसमें से एक सरकार लिस्ट बनाएगी, और इस लिस्ट के अंदर बताया जाएगा कि इतने सालों के लिए ये सारे जो गुड्स हम बाहर से मंगाते हैं डिफेंस से रिलेटेड, इसको हम बैन करने वाले हैं। जैसे कि सरकार कहेगी 3 साल के लिए ये वाले जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं उसको बैन कर दिया जाएगा। ये सिर्फ हम अपने देश के अंदर ही इसको बना सकते हैं, बाहर से नहीं लाया जा सकता। तो इसको देखते हुए यहाँ पर जो इंडिजनाइजेशन है, मतलब भारतीयकरण है, वो किया
किया जाएगा इस तरह के प्रोडक्ट्स का। यहाँ पर जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हमारे देश में ही बनाने की कोशिश की जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है इसके अंदर, दैट इज जितना भी एक्सपेंडिचर जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो जो अनाउंस किया जाता है बजट के अंदर, उसमें से एक कुछ हिस्सा यहां पर सरकार कहेगी कि ये एक हिस्सा यहां पर हम जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट है उसके ऊपर खर्चा करेंगे। तो सपोज मैं कहता हूं 3 लाख करोड़ का बजट है, तो सरकार इसमें कहेगी कि 50,000 करोड़ ये सिर्फ हम अपने डोमेस्टिक से खरीदने के लिए परचेस करेंगे। तो जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि सरकार एक अलग से अगर बजट निकालती है इसके लिए तो डेफिनेट सी बात है हमारे देश के अंदर यहां पर इंक्रीज आ सकता है डिफेंस प्रोडक्शन में। दूसरा यहां पर सरकार का कहना है कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, दोस्तों आपको पता होगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज करीब 41 हैं हमारे देश के अंदर। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिलेगा, कौन से शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो आपको पता होगा कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती हैं उनके द्वारा बहुत सारे जो डिफेंस रिलेटेड गुड्स हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे कि मशीन गन हो गया या फिर आप पैराशूट की बात करिए, मतलब बहुत सारे गुड्स हैं जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के द्वारा बनाई जाती हैं। तो यहां पर सरकार का कहना है कि अब हम इसको ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे, यहां पर अकाउंटेबिलिटी लाएंगे। आपको पता होगा कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये डायरेक्टली एक डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं, मतलब कि डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, इसके अंदर आती हैं। रिसेंटली पिछले साल भी यहां पर एक बात चली थी इसको कॉर्पोरेटाइजेशन करने का, मतलब कि जिस तरह से भेल हो गया, सेल हो गया, इस तरह से पीएसयूज हैं, इस तरह से इसको कन्वर्ट करने की बात चल रही थी, लेकिन इसके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्राइक हुआ था। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन सरकार अब वापस से आई है इसके ऊपर और कह रही है कि इसको हम वापस से ओवरऑल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट यहां पर एक और इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया है डिफेंस रिलेटेड, दैट इज यहां पर जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, ध्यान रखिएगा मैं ऑटोमेटिक रूट कह रहा हूं, तो अभी तक 49% ही अलाउड था ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। अब इसको सरकार ने इंक्रीज कर दिया है, अब ये हो जाएगा आपका 74%। मतलब कि बाहर की कोई भी कंपनी अगर हमारे देश में निवेश करना चाहती है डिफेंस सेक्टर में तो 74% तक उसको सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां पर जो फॉर्मल वर्क होता है बस वही करना है और वो अपना निवेश कर सकती है, जिसके थ्रू यहां पर जो ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं वो हो पाएगा। और यहां पर सरकार का कहना है कि सरकार जो भी प्रोक्योरमेंट करती है डिफेंस रिलेटेड गुड्स का उसको टाइम बाउंड में किया जाएगा। एक आप एग्जांपल लीजिए राफेल का, हम देखते हैं आ रहे हैं कि कितने सालों से इसका प्रोक्योरमेंट चल रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो ये जो टाइम बाउंड नहीं होता है इसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाता है, काफी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन में दिक्कत आती है, डिले आती है। तो इस तरह की चीजों को सुधारने की सरकार कोशिश करेगी। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने यहां पर सिविल एविएशन सेक्टर, जो फ्लाइट्स उड़ानें जो की जाती हैं हमारे देश में, उसमें सरकार कई सारे रिफॉर्म लाने वाली हैं। सबसे पहला चीज यहां पर यह बोला गया है कि हमारे देश में जो एयर स्पेस है, आप देख सकते हैं ये हमारे भारत है, यहां पर आप देखेंगे तो जो जितना भी एयर स्पेस अवेलेबल है, एयर स्पेस अवेलेबल का मतलब यह हुआ कि वो सारे रूट्स पर जहां पर फ्लाइट की उड़ानें की जा सकती हैं, जैसे कि दिल्ली टू मुंबई हो गया, तो एक स्पेसिफिक रूट बताया जाता है कि आप यहीं पर उड़ान कर सकते हो, कहीं और नहीं कर सकते। तो क्या होता है, कई सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पर ये एयर स्पेस अवेलेबल नहीं होता और जो फ्लाइट्स होती हैं उनको दूसरा रूट लेकर यहां पर जाना होता है। तो यहां पर इसको देखते हुए जो फ्यूल का कंजम्पशन है, जो कॉस्ट है एयरलाइंस का, वो बढ़ जाता है। तो सरकार ने कहा है कि ये सिर्फ 60% अवेलेबल है हमारे देश में, इसको सरकार फ्री करने की कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा एयर स्पेस, ताकि जो सिविल एविएशन है इसका ग्रोथ हमारे देश में हो सके। और सरकार का मानना है कि करीब इसकी वजह से 1000 करोड़ रुपए पर ईयर यहां पर ज्यादा निवेश और बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया, फ्यूल का कंजम्पशन हो गया, टाइम का कंजम्पशन हो गया, ये सारी चीजें इसमें बचेंगी। नेक्स्ट यहां पर जो एयरपोर्ट्स होते हैं, आपको पता है रिसेंटली पिछले कई सालों से यहां पर हमारे देश में भी वर्ल्ड क्लास के एयरपोर्ट्स बनने लगे हैं। तो सबसे बड़ा एक रीजन यह है यहां पर कि जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उसको लाया गया है। तो यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करीब 6 बिड मंगाए थे एयरपोर्ट को ओवरऑल करने के लिए, मतलब उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसके रिपेयर वर्क के लिए, इस तरह की चीजों के लिए सरकार ने जो पीपीपी मॉडल है वो अपनाने का निर्णय लिया है। तो 6 में से 3 को अनुमति दे दी गई थी, जिसकी वजह से सरकार को इस समय हर साल करीब 540 करोड़ का मुनाफा होता है। तो यहां पर अगर पूरे 6 कर दिए जाएंगे तो 1000 करोड़ का मुनाफा होगा। सरकार ने कहा है कि सेकेंड राउंड ऑफ बिडिंग भी हम करेंगे जिसमें 6 एयरपोर्ट और शामिल किया जाएगा, और फर्दर भी थर्ड राउंड बिडिंग में यहां पर 6 एयरपोर्ट को शामिल किया जाएगा। तो जिसके थ्रू प्राइवेट पार्टिसिपेशन एयरपोर्ट के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस में सरकार लाने वाली है।
नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं दोस्तों बता दूं आपको, एक बहुत बड़ा सेक्टर है सिविल एविएशन के अंदर जिसका नाम है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। आपको पता है कि जब इतनी बड़ी बड़ी जो उड़ानें हैं वो की जाती हैं एयरलाइंस के द्वारा, तो वहां पर उसको मेंटेनेंस करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए यहां पर बहुत सारे चीजों की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। हमारे देश के अंदर जो मेंटेनेंस है, रिपेयर है, वो काफी ज्यादा कॉस्टली है और इसकी वजह से जो टैक्सेस वगैरह हैं वो काफी ज्यादा लगते हैं। इसको देखते हुए क्या करते हैं, कई सारी जो एयरलाइंस हैं वो यहां पर इंडिया में नहीं कराती हैं उसकी मेंटेनेंस। वो क्या करती हैं, सिंगापुर चली जाती हैं और सिंगापुर में मेंटेनेंस करा के वापस आ जाती हैं। मतलब कि आने जाने के बावजूद भी उनका जो खर्चा है वो काफी कम आता है सिंगापुर के अंदर इंडिया के मुकाबले। तो इसको देखते हुए सरकार ने अभी का जो 800 करोड़ का ये पूरा मार्केट है इस समय इंडिया में, इसको बढ़ाकर 2000 करोड़ करने के लिए अगले 3 सालों में सरकार ने टैक्स रिजीम में कुछ छूट देने की बात कही है। मतलब कि इतना ज़्यादा जो टैक्स का पूरा जाल है इसको कम किया जाएगा, आसान किया जाएगा, ताकि हमारे देश में भी ये जो मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल है इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा फैल सकें। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ सरकार ने ये बोला कि जो डिफेंस सेक्टर है और सिविल का जो MRO है, दैट इज मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल, तो कई सारी चीजें क्या होती हैं डिफेंस सेक्टर की और सिविल एविएशन की काफी ज्यादा ओवरलैप करती हैं। तो सरकार ने कहा है हम इसको कन्वर्ज करेंगे। कन्वर्ज करने से क्या होगा कि यहां पर और ज्यादा क्वांटिटी में मेंटेनेंस, रिपेयर के वर्क हमारे देश में स्टार्ट हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो आपको पता है इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जितना ज्यादा आप चीजों को बढ़ाओगे, प्रोडक्शन करोगे, उसकी वजह से जो कॉस्ट है वो आपकी कम आती है। तो अगर हम इस दोनों को कन्वर्ज करेंगे तो इसकी कॉस्टिंग भी काफी कम देखने को मिल सकती है। तो यहां तक दोस्तों हमने बता दिया कि कितनी सारी चीजें जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं सिविल एविएशन और यहां पर डिफेंस सेक्टर के अंदर क्या क्या है। और जो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर यह है कि करीब 56% यहां पर जो खर्च है हम करते हैं आर्मी के ऊपर, यहां पर 23% जो बजट है वो जाता है एयरफोर्स के ऊपर और 15% आता है नेवी। ये मैं आपको बता रहा हूं लेटेस्ट बजट 2020-21 के हिसाब से। तो पहले नंबर पर आर्मी, दूसरे पर एयरफोर्स और थर्ड नंबर पर नेवी, ये खर्च किया जाता है शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिलेटेड टू रिफॉर्म्स इन डिफेंस सेक्टर एंड सिविल एविएशन, यहां पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। प्लस साथ में आपको अपडेट बता दूं कि यहां पर मेरा 1000 MCQ रिलेटेड टू स्टैटिक इकोनॉमी, जी हां स्टैटिक इकोनॉमी अगर आपको प्रिपेयर करना है MCQ के माध्यम से ये लॉन्च हो चुका है। स्टडी IQ ऐप पर आप जाकर परचेस कर सकते हैं। आपको पता ही है मेरा डेली UPSC MCQ कोर्स भी चलता है। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।